शहर ये कभी भी एक जैसे नहीं रहते। ये हमेशा बदलते रहते हैं, खुद को आने वाली नई चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं। तो चलिए आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प यात्रा पे निकलते हैं और देखते हैं कि कैसे शहरी नियोजन यानी अर्बन प्लानिंग ने हमारी कुछ सबसे बड़ी मुश्किलों का हल निकाला है। सुनने में ये बात थोड़ी बड़ी लग सकती है ना? लेकिन जरा सोचिए, शहर सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं है, बल्कि ये जीते जागते सांस लेते हुए सिस्टम है। ये हमेशा से वैसे नहीं थे जैसे आज दिखते हैं, और यकीन मानिए भविष्य में भी ये लगातार बदलते रहेंगे। हाँ, और यही तो सबसे बड़ा सवाल है। जब दुनिया बदलती है, चाहे वो बढ़ती आबादी की वजह से हो, या फिर सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ से, या फिर इस गर्म होते प्लैनेट की वजह से, तो हमारे शहर इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं? आइए कुछ ऐतिहासिक उदाहरणों पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं 19वीं सदी में। उस दौर में औद्योगिक शहर बेतरतीब तरीके से बढ़ रहे थे। हर तरफ बस अराजकता और भीड़-भाड़। और इस चुनौती से न्यूयॉर्क शहर ने एक बहुत ही कह सकते हैं साहसिक योजना के साथ निपटा। 1811 की ये जो योजना थी, वो खूबसूरती के बारे में कम और व्यावहारिकता के बारे में ज्यादा थी। कमिश्नरों का एक ही लक्ष्य था, एक ऐसा शहर बनाना जिससे डेवलप करना आसान हो, जिसकी जमीन बेचना सीधा सरल हो और जो आर्थिक तौर पर बहुत कुशल हो। मतलब ये पूरा आइडिया ही क्रांति जैसा था, पूरी तरह से ऑर्डर और सुविधा पर टिका हुआ। तो यहाँ हम दो बिल्कुल अलग सोच देख सकते हैं। एक तरफ है पुराने यूरोपीय शहर जो धीरे धीरे ऑर्गेनिक तरीके से बढ़े, जिनकी गलियां टेढ़ी मेढ़ी हैं, और दूसरी तरफ है न्यूयॉर्क का ग्रिड, एक ऐसा डिजाइन जिसे जानबूझकर ऊपर से नीचे की ओर लागू किया गया था। ये एक तरह से प्रकृति पर इंसान के कंट्रोल का प्रतीक था। और पता है, इस ग्रिड का असर आज भी साफ साफ महसूस होता है। इसने न्यूयॉर्क को वो जाना पहचाना आकार दिया जिसे हम सब जानते हैं। लेकिन इसकी कुछ खामियां भी थीं, और वो भी बड़ी। इसने शहर को एक जैसा बना दिया, और सबसे बड़ी बात, इसमें लोगों के इकट्ठा होने के लिए खुली जगहों की बिल्कुल कमी थी। और इसी कमी को पूरा करने के लिए दशकों बाद सेंट्रल पार्क बनाया गया। ठीक है, तो ग्रिड की कहानी के बाद अब आते हैं 20वीं सदी में। यहां ऑटोमोबाइल यानी गाड़ियों के आने से एक बिल्कुल नई समस्या खड़ी हो गई। अब शहरों को कारों के हिसाब से बनाया जाने लगा था, जो इंसानों के लिए कह सकते हैं थोड़ा खतरनाक और असुविधाजनक बनता जा रहा था। तो इस समस्या का समाधान कहां से आया? ये आया जेन जैकॉब्स और जैन गेहिल जैसे विचारकों से। उनका तर्क था कि महान शहर लोगों के लिए होते हैं, कारों के लिए नहीं। कोपेनहेगन ने इस विचार को पूरी तरह से अपनाया। उन्होंने धीरे धीरे पार्किंग की जगह कम की और सड़कों को पैदल चलने वालों के लिए खोल दिया, और नतीजा, शहर के बीचों बीच लोगों के लिए खुली जगह 7 गुना बढ़ गई। और ये सोच सिर्फ यूरोप तक ही नहीं रुकी। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न ने भी जॉन गेहल के सिद्धांतों को अपनाया। उन्होंने अपनी गलियों को चौड़ा किया, ज्यादा पेड़ लगाए और बैठने के लिए जगह बनाई। और परिणाम वो तो कमाल के थे। शाम के वक्त पैदल चलने वालों की संख्या सोचिए 2 गुनी हो गई, और कैफे जैसी जगहों पर लोगों का बैठना तो 200% तक बढ़ गया। शहर में जैसे एक नई जान आ गई। जॉन गेहल ने इसी चीज को समझाने के लिए एक बड़ी अच्छी बात कही, 1 पत्थर 5 पक्षी। मतलब जब शहर लोगों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए जाते हैं, तो वे सिर्फ ज्यादा जीवंत ही नहीं होते, बल्कि सुरक्षित, स्वस्थ और पर्यावरण के लिए भी बेहतर बन जाते हैं। ये एक ऐसा समाधान है जो एक साथ कई समस्याओं को हल कर देता है। और अब आते हैं हमारी सदी की सबसे बड़ी चुनौती पर, क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन। शहर इस लड़ाई में बिल्कुल फ्रंटलाइन पर हैं, क्योंकि यहां बड़ी आबादी और सारा जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और वो इसका सामना एक दोहरी रणनीति के साथ कर रहे हैं। तो ये 2 रणनीतियां हैं, मिटिगेशन और अडैप्टेशन। अच्छा, मिटिगेशन का सीधा सा मतलब है समस्या की जड़ पर हमला करना, यानी कार्बन उत्सर्जन को कम करना। पेरिस और कोपेनहेगन जैसे शहर इसमें सबसे आगे हैं। और अडैप्टेशन का मतलब है उन बदलावों के लिए तैयार रहना जिन्हें अब टाला नहीं जा सकता, जैसे कि समुद्र का बढ़ता जल स्तर। न्यूयॉर्क शहर इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। कोपेनहेगन का लक्ष्य छोटा मोटा नहीं है, वो दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल राजधानी बनना चाहते हैं, और ये है उनका पूरा प्लान। ये 4 पिलर्स पर आधारित एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीका है, जिसमें ऊर्जा की खपत कम करने से लेकर शहर के प्रशासन द्वारा खुद एक मिसाल कायम करने तक सब कुछ शामिल है। तो सवाल ये है कि ये कटौती आएगी कहां से? ये चार्ट हमें यही बताता है। सबसे बड़ा हिस्सा, जैसा कि हम देख सकते हैं, ऊर्जा उत्पादन को बदलने से आ रहा है, कोयले से बायोमास और पवन ऊर्जा की ओर बढ़ने से। इससे एक बात तो साफ है, बड़े बदलाव के लिए बड़े सिस्टमैटिक बदलाव की जरूरत होती है। तो ये तो थी मिटिगेशन की बात। अब जरा एडाप्टेशन की तरफ चलते हैं।
सुपरस्टॉर्म सैंडी के बाद न्यूयॉर्क ने जो किया वो सिर्फ एक दीवार बनाना नहीं था। उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट पेश किया, पार्किपेलागो, मतलब पार्क और आर्किपेलागो, यानी द्वीप समूह का एक मिला जुला रूप। ये एक शानदार आइडिया है जो बाढ़ से सुरक्षा को सुंदर पब्लिक पार्कों के साथ जोड़ता है। और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें $1.45 बिलियन का भारी भरकम निवेश किया गया है। ये हमें भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर की एक झलक देता है जो मल्टीफंक्शनल होगा, जो न सिर्फ सुरक्षा देगा बल्कि हमारे जीवन की क्वालिटी को भी बेहतर बनाएगा। अब देखिए, जैसे जैसे शहर बड़े और कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, उन्हें मैनेज करना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो इसका हल क्या है? इसका हल है टेक्नोलॉजी में। स्मार्ट सिटी का आइडिया कुछ ऐसा ही है जैसे शहर को एक डिजिटल नर्वस सिस्टम दे देना। इसी का एक बहुत ही कमाल का उदाहरण है डिजिटल ट्विन का कॉन्सेप्ट। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी शहर का एक वीडियो गेम वर्जन, लेकिन फर्क ये है कि ये रियल टाइम में असली दुनिया के साथ साथ अपडेट होता रहता है। टोक्यो इस पर काम कर रहा है, वो पूरे शहर का एक वर्चुअल मॉडल बना रहा है। ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये शहर का एक जीता जागता, सांस लेता हुआ डिजिटल रूप है। अब ये डिजिटल ट्विन चलता कैसे है? ये चलता है ढेर सारे डेटा से, मौसम सेंसर से लेकर बिल्डिंग्स के डिटेल्ड मॉडल और यहां तक कि भूकंप के सिमुलेशन तक से। ये सारा डेटा जब एक साथ आता है तो प्लानर्स बाढ़ जैसी आपदाओं का सिमुलेशन कर सकते हैं या फिर नई ट्रांसपोर्ट योजनाओं के असर को परख सकते हैं। मतलब असली दुनिया में एक भी ईंट रखे बिना वो हर चीज का असर देख सकते हैं। और सुनिए, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी पहले से ही असली दुनिया में कमाल के नतीजे दे रही है। बार्सिलोना ने स्मार्ट स्ट्रीट लाइट से अपनी ऊर्जा लागत में 30% की बचत की है। सिंगापुर अपने IoT सेंसर नेटवर्क का इस्तेमाल करके मेंटेनेंस के खर्च में कटौती कर रहा है और कोपेनहेगन ने स्मार्ट ट्रैफिक लाइटों से ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाया है। तो हमने अराजकता से लेकर क्लाइमेट चेंज तक की समस्याओं और उनके समाधानों का एक पूरा सफर तय कर लिया है। अब सवाल उठता है कि भविष्य का शहर आखिर दिखेगा कैसा? जवाब किसी एक समाधान को चुनने में नहीं है। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे हर दौर ने अपनी सबसे बड़ी चुनौती से निपटने के लिए एक नया नजरिया अपनाया। 19वीं सदी ने व्यवस्था के लिए ग्रिड बनाया, 20वीं सदी ने मानव केंद्रित डिजाइन को फिर से खोजा और आज हम जलवायु के लिए मजबूती और डेटा से चलने वाली समझदारी बना रहे हैं। तो भविष्य का जो सबसे अच्छा शहर होगा ना, वो एक हाइब्रिड होगा। वो न्यूयॉर्क ग्रिड की लॉजिकल व्यवस्था, जॉन कैहिल के मानव केंद्रित फलसफे, कोपेनहेगन की जलवायु को लेकर महत्वाकांक्षा और टोक्यो के डिजिटल समझदारी का एक मेल होगा। ये इन सभी बेहतरीन आइडियाज को एक साथ लेकर चलेगा। और जाते जाते बस एक सवाल, जरा अपने आसपास देखिए, सोचिए कि हमारा शहर आज के सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है और कल्पना कीजिए कि इतिहास से सीखे गए इन सभी सबकों का इस्तेमाल करके आज से 50 साल बाद इसका समाधान कैसा दिख सकता है। क्योंकि शहर हमेशा बदलते हैं और हम सब उस बदलाव का एक हिस्सा हैं।